ये संस्कृति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्णा गोलगोल आज आपके सामने संवैधानिक इतिहास का पहला टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट 1777 को बनाने इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए आज अपन देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1777 अपन के लिए क्या क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या नियम अधिनियम लेकर के आए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो बंगाल का शासन। बंगाल का शासन किसके अधीन लाए गए? प्रशासक मंडल के अधीन लाए गए। इसमें एक प्रशासक मंडल हुआ करता है। इस प्रशासक मंडल में निहित करते इस प्रशासक मंडल में कौन कौन होते थे? एक तो होता था गवर्नर जनरल प्लस इसके साथ में 4 सदस्यीय परिषद थी। 4 सदस्यीय परिषद थी। इसके अंदर देखा जाए तो इस प्रशासक मंडल में इस अधिनियम के तहत प्रशासक मंडल में वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जबकि 4 अन्य सदस्यों में देखा जाए तो ये सदस्य थे नंबर 1 बारवेल, नंबर 2 मॉनसेन, नंबर 3 क्लेवरिंग, 4 फिलिप फ्रांसिस। बारवेल, मॉनसेन, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस इसके यानी 4 सदस्य हुआ करते थे। इसके अलावा अब देखा जाए तो इनका कार्यकाल था अपना 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष हो गए। इनका वेतन देखा जाए तो गवर्नर जनरल का कितना था? 25,000 पाउंड था। जबकि सदस्यों का वेतन था वो था 10,000। प्रशासक मंडल हो गया अपना, गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय परिषद हो गई। इस गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया। 4 सदस्य कौन थे? बारवेल, मॉनसेन, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस हो गए अपने 4 सदस्य। अब इनको क्या करना है? नियुक्ति हो गई। अब इनको क्या करेंगे अपन? अब ये कोई निर्णय लेंगे। ये इनका क्या होता था? निर्णय कैसे लेते थे ये लोग? ये निर्णय लेते थे। निर्णय कैसे लेंगे? ये लेंगे साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा ये निर्णय लेंगे। लेकिन गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं था। इसको मत देने का अधिकार नहीं था। हाँ, ये निर्णायक मत दे सकता। ये निर्णायक मत देने का अधिकारी था। गवर्नर जनरल निर्णायक मत देने का अधिकारी था। ये हो गया। अब इसको हटाएंगे कैसे? यदि इसको हटाना है, कुछ दुराचार है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, इनको हटाना है तो हटाएंगे कैसे इनको? निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया था। यानी कि बंगाल को प्रशासनिक मंडल में नियुक्त कर दिया गया। इस प्रशासक मंडल गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी। इस गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना दिया गया था। जबकि 4 सदस्यों में बारवेल, मॉनसेन, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस इसके 4 सदस्य हुआ करते थे। इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। इनका वेतन गवर्नर जनरल का 25,000 पाउंड था। सदस्यों का वेतन 10,000 पाउंड था। निर्णय कोई भी लेते साधारण बहुमत के द्वारा लेते थे। गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार था। इनको हटाएंगे तो निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनको हटा दिया जाता था। चलो यहाँ से आ गया समझ में। इससे आगे चलेंगे अपन। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है आपके
कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बता दीजिएगा। इसी अधिनियम की तरह दूसरा पॉइंट देखें अपन तो बंबई प्लस मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को, बंबई प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन ला दिया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। इस तरह बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो किसका? बंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल भी बन गया। यानी कि बंगाल, मुंबई और मद्रास, इन तीनों का गवर्नर जनरल कौन बन गया? अपना वारेन हेस्टिंग बन गया। इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। भारतीय प्रशासन के बारे में भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकारी था, कानून बना सकता था। यानी किसके? सब परिषद के द्वारा, सब परिषद के द्वारा कानून बनाने का इसको अधिकार प्रदान कर दिया गया भारतीय प्रशासन के लिए। इसके अलावा अब इसको कानून बनाने का अधिकार तो मिल गया, कानून बनाने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन इसको लागू करने से पूर्व लागू किसकी सिफारिश पर करेगा? निदेशक बोर्ड की अनुमति मिलने पर। निदेशक बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। निदेशक बोर्ड की क्या इसमें अनुमति बहुत जरूरी है। कानून बना सकते हैं लेकिन इसमें निदेशक बोर्ड की अनुमति का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस तरीके से इन तीनों गवर्नर जनरल कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग बन गया। इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। भारतीय प्रशासन के लिए कानून बना सकता था सब परिषद के द्वारा, सब परिषद कानून बनाने का अधिकार मिल गया था इसको। लागू कौन करेगा? लागू करने के लिए निदेशक बोर्ड की अनुमति अनिवार्य थी। नंबर 3, बंगाल के कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना ये कब की गई? ये की गई थी 1774 ईस्वी में। यदि इसका एक्ट पूछा जाए, रेगुलेटरी 1773 की एक्ट के अधिनियम में की गई थी, जबकि सन पूछा जाए 1774 में की गई थी। इसमें देखा जाए तो एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस हुआ करते थे। चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा एम्पे और इसके 3 जस्टिस में चेम्बर, क्लेम्बर एवं हाइड, 3 सदस्य हुआ करते थे। 3 जस्टिस, एक चीफ जस्टिस है सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर, क्लेम्बर एवं हाइड। इनका वेतन हुआ करता था 10,000 पाउंड इनका वेतन था 6,000 पाउंड। ठीक है सर। उच्चतम न्यायालय को इसके अधिकारों में आप देख लीजिए तो अधिकार का क्या क्या थे? दीवानी, फौजदारी, जल सेना एवं
धार्मिक अधिकार के इन धार्मिक मामलों में इसको व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए। इससे आगे चल करके और क्या अधिकार दिया गया था इनको? दूसरा अधिकार था कंपनी एवं सम्राट की सेवा में, कंपनी एवं सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के निर्णय के मामलों की सुनवाई कर सकती थी। यानी कि कंपनी एवं सम्राट की सेवा में लगे कर्मचारियों के मामले की ये कौन? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता था। लेकिन इसने उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां कर सकते थे? इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, इससे आगे बढ़ चलेंगे थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय स्थापना 1774 में हो गई। एक चीफ जस्टिस हुआ करते सर, जो पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे उसके। एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलजीएमपी थे, जिनका वेतन 10,000 पाउंड था। 3 अन्य न्यायाधीश थे, कौन कौन थे? वो चैम्बर एवं हायर थे, जिनका वेतन 6,000 पाउंड था। इसको अधिकार दीवानी, फौजदारी, जल सेना एवं धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी एवं सम्राट की सेवा में लगे कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों के विरुद्ध सुनवाई कर सकते थे। इससे आगे इसके अपील अभी इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील की जा सकती थी। चलो अब आते हैं अपन चौथा पॉइंट अपना अंशधारियों, यानी कि संचालक मंडल का कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया, 4 वर्ष। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। और 500 पाउंड के अंशधारियों, 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया था। संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अभी दो तीन चीज आई हैं। एक तो निदेशक बोर्ड, दूसरा संचालक मंडल। ये दोनों ही चीजों को जब अपन आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन इनकी चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी इतना से याद कर लो कि क्या है, अभी इससे डायरेक्ट नेम याद कर लो। निदेशक बोर्ड क्या है, संचालक मंडल क्या है, अंशधारियों का मतलब क्या है। अंशधारियों का मतलब है यहाँ पर कंपनी में कितना शेयर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर भी कंटेंट अच्छा लगे तो बताना, कोई भी चीज है मैंने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर इसको जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और आगे का कंटेंट ऐसे ही अपन मिलता रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।